तो योगदान फाउंडेशन की शुरुआत कुछ इसी तरीके से हुई थी। मुझे एक चीज याद आ रही है, मैं दो लोगों के नाम जरूर इसमें बताना चाहूंगा कि जो हमारे योगदान फाउंडेशन के ट्रस्टी रहे हैं, उनका एक सॉन्ग था कि साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा। तो शुरुआत ऐसी हुई थी 2009 से कि लोग आते गए और आगे चलते गए, और जब ये कारवा काफी बड़ा बन गया तो एक हमारे मजूम सुल्तानपुरी जी का एक शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बढ़ता गया। तो आज 400 से 500 बच्चों का परिवार हो गया है हमारा। और ये एक तरीके से देखा जाए लगता बहुत बड़ा है, लेकिन ये बड़ा इसलिए हमें हल्का काफी लगता है क्योंकि सभी ने अपना अपना 100% कॉपरेशन दे रखा है, तो ताकि ये बड़ी आसानी से मूव होता रहे, आगे की तरफ बढ़ता रहे। और मैं सभी उन नए मेहमानों का भी स्वागत करता हूँ जो जिनसे मैं काफी पहले मिल चुका हूँ, काफी हद तक बातें भी हुई हैं, और उन्होंने और एक्सेलरेट करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, जिसमें ज्योत्सना मैम है, शिवानी मैम है, और सुमित मैम तो काफी टाइम से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो आज जो बच्चे हैं हमारे साथ, छवि और अमृता, हिमानी, तो इन्होंने आज बीड़ा उठाया आज की मीटिंग को कंटिन्यू रखने का। तो मैं चाहूंगा अमृता को कॉल करना कि इस मीटिंग को आगे लेके चले। और जो सबसे हमारे जो वाईडीएफ के जिसके गाइडिंग के अकॉर्डिंग हमारे साथ चलते रहे हैं, डॉक्टर अंजू वर्मानी जी, आज उनकी टीम भी काफी बन गई है डॉक्टर पैनल के हमारे साथ, जो हमारे वाईडीएफ की वेबसाइट्स पे है। तो शुरू करते हैं अमृता रूपानी से। यस अमृता, वेलकम। थैंक यू सर। हेलो एवरीवन, योग ध्यान फाउंडेशन की सेकंड संडे की जूम मीटिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी मीटिंग का टॉपिक है रिसर्च एडवांसेस इन टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 1 मधुमेह में अनुसंधान प्रगति। आज के हमारे टाइप 1 डायबिटिक हीरो हैं मिस ज्योत्सना रंगीन, जो खुद टाइप 1 डायबिटिक हैं। आज के हमारे स्पीकर हैं डॉक्टर शिवानी देसाई, जो साइंटिस्ट हैं। आज के हमारे पैनलिस्ट में हैं डॉक्टर सुमित अरोड़ा, मिस्टर हर्ष कोहली एंड डॉक्टर संजय सिंह, जो कि टाइप 1 डायबिटिक हैं। आज के हमारे मॉडरेटर्स में हैं मिस अमृता रूपानी एंड मिस छवि, और आज के हमारे ऑर्गेनाइजर्स में हैं डॉक्टर अंजू वीरमानी, डॉक्टर अनिल वेदवाल एंड मिस इशिका। तो आज हम सभी का वोट ऑफ थैंक्स करेंगी मिस हिमानी। तो आइए चलते हैं आगे की ओर, मिस छवि की ओर, कि मिस छवि इस मीटिंग को कंटिन्यू करें। मिस छवि। थैंक यू सो मच मिस अमृता। सर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आप आगे नेक्स्ट स्लाइड पे शेयर कर दे तो। थैंक यू। सो आज की मीटिंग हम स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक रमी सर एंड बिंदिया मैम, जो कि हमारी वाईडीएफ की पिलर्स हैं एंड जिनकी विजन की वजह से आज हम सब यहाँ पर एक साथ हैं एंड आगे वाईडीएफ को और बढ़ाए जा रहे हैं, चले जा रहे हैं आगे। सो थैंक यू सो मच। एंड साथ ही हम हमारी आज की इस महीने की जूम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। सो सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हमारे टाइप 1 हीरो जो इस महीने के हैं वो हैं मिस ज्योत्सना रंगीन। सो ज्योत्सना मैम खुद भी एक टाइप 1 डायबिटीज है एंड 21 ईयर्स की एज में मैम डायग्नोस हुए थे। साथ ही साथ व्हाट आई हैव सीन हर एंड व्हाट शी इज एक्चुअली, शी इज डायबिटीज इन स्टाइल। सो मैम की एक अपनी कम्युनिटी है जिसमें वो बताते हैं कि हाउ पीपल विद डायबिटीज कैन लिव एंड वेरी हैप्पीली दे कैन लिव। साथ ही साथ मैम बहुत सारी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में रिप्रेजेंटेटिव हैं। डायबिटीज की फील्ड में उनका बहुत योगदान रहा है, ठीक है, चाहे वो एजुकेशन के मामले हो या फिर एडवोकेसी के मामले में हो। मैम खुद भी एक सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर है एंड जो चीज मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर करा वो ये कि मैम अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट में है, दैट इज इग्नाइट डी। जैसे कि शहरों में बच्चे अगर डायग्नोस होते हैं तो हम एक अच्छे से हॉस्पिटल में अच्छे से डॉक्टर को दिखा लेते हैं, बट हमें भी पता है कि बहुत बच्चे ऐसे जो गांव में भी डायग्नोस हुए हैं जिनके लिए प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है। तो उसके लिए ज्योत्सना मैम ने एक इनिशिएटिव लिया है, उनका जो करंट प्रोजेक्ट है इग्नाइट डी, जिसमें वो आंगनवाड़ी वर्कर्स को टाइप 1 एजुकेशन के बारे में बताती हैं। एंड विदाउट वेस्टिंग अ मिनट आई वुड लाइक टू इनवाइट ज्योत्सना मैम, जो कि अपनी जर्नी के बारे में बताएं एंड अपने रिसेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच छवि। एंड मैं बहुत खुश हूँ, आज ये मेरा पहला वाईडीएफ का ऑनलाइन इवेंट है जिसमें मैं आई हूँ
एंड जब डॉक्टर अनिल ने मुझे इनवाइट किया तो आई वाज वेरी वेरी एक्साइटेड, और मुझे लगा कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं सबसे बात कर पाई और मिल पाई। एंड आई थिंक मेरे लिए हर कोई जो टाइप 1 डायबिटीज या किसी भी डायबिटीज के साथ जी रहा है वो एक हीरो है। वी ऑल आर हीरोज इन आवर ओन वे। एंड माय जर्नी स्टार्टेड 8 years बैक, जब मैं 21 साल की थी एंड कॉलेज से अभी निकली ही थी, और अचानक से मेरे को वही सारे सिम्टम्स होने लगे, लेकिन मुझे या मेरी फैमिली को किसी को भी नहीं पता था कि टाइप 1 डायबिटीज क्या होती है। एंड उसके बाद जब हमें पता चला, जब डायग्नोस हुआ, एंड देन मेरे लिए काफी डिफिकल्ट था एक्सेप्ट करना, बिकॉज मैं एक यंग अडल्ट थी एंड मैं बहुत एक्टिव थी। आई वाज अ प्रोफेशनल डांसर, आई वाज आल्सो अ प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर। तो मैं बहुत ही ज्यादा चीजों में एक्टिव थी एंड मेरे लिए समझना बहुत मुश्किल था कि मुझे कैसे डायबिटीज हो सकती है। एंड धीरे धीरे जब मैंने जाना पढ़ा और मैं समझी, मुझे पता चला कि टाइप 1 डायबिटीज क्या होती है। और 2 साल के लिए मुझे काफी अकेलापन महसूस हुआ, बिकॉज मैं किसी को नहीं जानती थी, मैं किसी से बात नहीं कर पाती थी। बट 2 साल बाद जब मैं 10 लोगों से मिली जो बहुत बहुत टैलेंटेड हैं, और मैं काम करने लगी एक दिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो मेरी लाइफ तब से चेंज हुई। तब मैं इतने सारे लोगों से मिली, मुझे लगा कि वाओ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, मैं अकेली नहीं हूँ। एंड तब मैंने समझा कि कितना इम्पोर्टेंट है कि जागरूकता फैलाना, लोगों को बताना कि टाइप 1 डायबिटीज क्या होती है। एंड कितनी खुशी मिलती है वो एक छोटी चीज करके, आप किसी की मदद करो या किसी को समझाओ या बस किसी की बात सुनो, ताकि उसको ऐसा लगे कि उसको कोई समझ रहा है। ये बहुत बड़ी चीज होती है। एंड धीरे धीरे जब हमने काम किया दिया के साथ, हमने डिफरेंट इवेंट्स किए, टाइप 1 रन्स, दिया कैंप्स, तो बहुत ही अच्छा लगा। एंड सबने मिलके इतना बड़ा छोटा सा दिया जो 10 लोगों से शुरू हुआ था, फिर इतना बड़ा कम्युनिटी बन गया। और ऐसे ही धीरे धीरे मैं बहुत अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी, बिकॉज मुझे लगा कि अगर भगवान ने मुझे ये चीज दी है तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं जितने लोगों को हेल्प कर पाऊं। और ये धीरे धीरे कब मेरा पैशन बन गया मुझे पता ही नहीं चला। अब अगर मैं उस 21 साल वाली ज्योत्सना को याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे शायद पता ही नहीं था कि मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है कि मैं सच में इतना चीजें कर सकती हूँ। ये मुझे पता ही नहीं था। बट जब मुझे टाइप 1 डायबिटीज हुई और जब मैंने वो जर्नी जी, तब मुझे पता चला कि ये जो अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं, ये तो बस एक स्मॉल बम्प्स हैं जो रोड्स पे आते हैं, बट अभी बहुत लंबी जिंदगी जीनी है। एंड मेरा फेवरेट शाहरुख खान है, तो मुझे उनका एक कोट याद है जो मैं बहुत उसको मतलब काइंड ऑफ जीती हूँ, कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। और वही हम सब लोग करते हैं कि हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने छोटे छोटे एफर्ट से हम जितने लोगों तक पहुंच पाए, जितनी लोगों की मदद कर पाए, ताकि जो जो एक्सपीरियंसेस हमारे साथ हुए, जो डिफिकल्टीज या चैलेंजेस हमने फेस किए, वो कोई और फेस ना करे। एंड मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ योगध्यान, डॉक्टर अनिल, डॉक्टर अंजू वर्मानी एंड पूरी पूरी YDF फैमिली का फॉर डूइंग सच एन इनक्रेडिबल वर्क। मतलब मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ विद एवरीथिंग दैट योगध्यान फाउंडेशन इज डूइंग। एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। थैंक यू। Thank you so much, Jyotsna ma'am. That was very inspiring to see. And I have personally also met you many a times in many events. And हमें ध्यान है आप एक बार सांता क्लॉज बन के आए थे जब दिया की टीम थी वो 10 पीपल की, आई डू रिमेम्बर। सो थैंक यू सो मच हमारे बच्चों को इंस्पायर करने के लिए अपनी जर्नी से। एंड नेक्स्ट वी वुड लाइक टू गो फॉरवर्ड जो हमारी आज की गेस्ट स्पीकर हैं। कैन वी सी द स्लाइड प्लीज? थैंक यू। तो आज की हमारी जो गेस्ट स्पीकर है वो डॉक्टर शिवानी देसाई मैम है। मैम हमारे साथ बहुत टाइम से जुड़ी हुई हैं एंड आज हमें फिर से डॉक्टर शिवानी मैम को सुनने का मौका मिला है। तो मैम एक साइंटिस्ट है, साथ ही मैम की डायबिटीज की फील्ड में बहुत सारे रिसर्चेज रही हैं, जैसे कि रिसर्चेज रही हैं उनकी, क्लिनिकल ट्रायल्स रहे हैं स्टेम सेल थेरेपी को लेके एंड वैक्सीन को लेके टाइप 1 डायबिटीज में। तो मैम अभी रिसेंटली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में बेस्ड है एंड मैम वहाँ वर्क कर रही हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अगेन अ मिनट, हम मैम को सुनना चाहेंगे कि जो हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड है कि क्या एडवांसेस रिसर्चेज हुई हैं टाइप 1 डायबिटीज में, एंड हमारे बच्चों को इनलाइट करिए मैम प्लीज। थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। Thank you, Chavi. Thank you so much. Um,
Yeah. So Anil ji, thank you so much, and Dr. Anju ma'am, I think we will meet soon. And YDF ko bhi thank you. Jyotsna, your journey was really, I mean, you are a very positive person. बहुत ही positivity से आप बात कर रहे थे, तो वो आपका tempo देख के excitement आ जाती है. तो thank you so much for sharing your views. तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ? हाँ. मुझे disabled है. मुझे एनेबल कर सकते हैं स्क्रीन शेयर करने के लिए? Yes, ma'am. 1 minute just. Okay. Yes, now you can share, ma'am. Okay. Thank you. ठीक है. ओके. तो जैसे आज का टॉपिक है हमारा रिसेंट रिसर्च एडवांसेस इन टाइप 1 डायबिटीज. तो इसमें वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है. मतलब इसको तो अभी एक्चुअली 5-6 घंटे लग जाते हैं पूरा बताने जाएंगे तो. पर फिर भी मैं पूरी ट्राई करूंगी कि मैं थोड़ा आसान तरीके से आपको समझा पाऊं. अब हम सबको पता है कि अभी के लिए हमारे पास सिर्फ एक टाइप का मेडिसिन है टाइप 1 डायबिटीज के लिए, जो कि है इंसुलिन. लास्ट टू लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से जो स्पीकर थे उन्होंने काफी अच्छे से हमको बताया था कि किस किस तरह के इंसुलिन होते हैं और किस किस. वॉइस नहीं आ रही है मेरी? नहीं मैम, आ रही है. अच्छा, ओके. तो किस तरह से हम इंसुलिन यूज कर सकते हैं, किस किस टाइप्स के इंसुलिन है, तो वो सारा हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में देखा था. सॉरी, मैं लास्ट क्लास में ज्वाइन नहीं कर पाई थी, थोड़ा फैमिली इमरजेंसी था. तो अभी इस बार हम देखेंगे कि इंसुलिन के अलावा और क्या क्या चीजें हैं जिसपे रिसर्च हो रही है अभी. तो सबसे पहले स्क्रीन चेंज हो रहा है, वो दिख रहा है ना? हाँ जी, बिल्कुल जी. क्लियर. थैंक यू जी. सो वो रिसर्च में जाने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूंगी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ टाइप 1 डायबिटीज के ऊपर. मतलब कि टाइप 1 डायबिटीज में एग्जैक्टली होता क्या है. तो मैं एकदम सुपरफिशियली आपको बताना चाहूंगी. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक लड़का और एक लड़की है. ठीक है. तो यहाँ पे बेसिकली हम जो सीसॉ ये जो गेम खेलते हैं उसी तरह का डिस्टर्बेंस होता है हमारे बॉडी के अंदर. तो ये डिस्टर्बेंस कहाँ होता है? इम्यून सिस्टम में होता है. अभी बेसिकली इम्यून सिस्टम क्या होती है हमारी, जो अगर कोई इन्फेक्शन हुआ तो उससे फाइट करने के लिए, उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए जो हमारे बॉडी में सिस्टम होती है उसको बोलते हैं हम इम्यून सिस्टम. मतलब बेसिकली इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा रोल होता है इम्यून सिस्टम का, सो दैट हमको कोई इन्फेक्शन ना लगे, हमको बीमारियां कम लगे. लेकिन जब ये इम्यून सिस्टम ऊपर नीचे हो जाती है इसी सीसॉ की तरह, जब वो बैलेंस नहीं रह पाती, वो ऊपर नीचे हो जाती है, तब हमको टाइप 1 डायबिटीज है या कोई भी और ऑटो इम्यून डिजीज है या इवन कैंसर है, ऐसे इस तरीके से डिजीजेस होते हैं. तो अभी सबसे पहले ये ऊपर नीचे किस चीज में होता है? तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो इन्फेक्शन से फाइट करने में हमको हेल्प करता है हमारी बॉडी को, उस इम्यून सिस्टम में 2 तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं. उसको बोलते हैं टी सेल्स और बी सेल्स. पी फॉर ट्रेन एंड बी फॉर बॉम्बे. सो टी सेल्स एंड बी सेल्स होते हैं. यहाँ पे हम सिर्फ टी सेल्स के बारे में बात करेंगे आज. तो टी सेल्स भी जो होते हैं वो भी काफी 3 प्रकार के होते हैं. तो एक होते हैं रेगुलेटरी टी सेल्स. रेगुलेटरी टी सेल्स मतलब जो हमारा इम्यून सिस्टम को रेगुलराइज रखे, जो नॉर्मल बैलेंस बना के रखे, उसको हम रेगुलेटरी टी सेल्स बोलते हैं. दूसरे होते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स. साइटोटॉक्सिक टी सेल्स ये होते हैं जो हमारे ही बॉडी के सेल्स के लिए टॉक्सिक हो जाते हैं. तो ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं ये बुरे टाइप के सेल्स है. और तीसरे टाइप के सेल्स है जो इस स्लाइड में नहीं है, उसको बोलते हैं हम हेल्पर टी सेल्स. तो वो एक थर्ड कैटेगरी है. अभी हम सिर्फ रेगुलेटरी टी सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की बात करेंगे फिलहाल इस स्लाइड में. तो रेगुलेटरी टी सेल्स जब हमारे कम हो जाते हैं और जब साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भारी हो जाते हैं, मतलब जब वो ज्यादा हो जाते हैं नंबर्स में, तब टाइप 1 डायबिटीज या टाइप 1 डायबिटीज जैसी और ऑटो इम्यून डिजीजेस होती है. ठीक है. तो अब जब ये टाइप 1 डायबिटीज हुआ, हम अभी टाइप 1 की बात करते हैं, तो जब ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो ये जो टी सेल्स होते हैं, साइटो टी सेल्स बोलते हैं इसको, वो जो टी सेल्स होते हैं या उसको डिस्ट्रक्टिव टी सेल्स भी बोलते हैं, तो ये टी सेल्स जो होते हैं हमारे ही पेनक्रियाज को डैमेज करते हैं. अब पेनक्रियाज डैमेज हो जाएंगे तो पेनक्रियाज डैमेज हो जाने की वजह से इंसुलिन रिलीज नहीं कर पाता है बॉडी.
और इसी वजह से टाइप 1 डायबिटीज होती है। अभी एक और चीज इसमें है, उसको हम एंटीजन बोलते हैं, वो आगे के स्लाइड्स में आएगा, सो मैं अभी आपको बताना चाहूंगी। अब एंटीजन, ऑटो एंटीजन क्या होता है? जैसे मैंने बताया कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो है, जो हमारे एक तरह के इम्यून सेल्स है जो डिस्टर्ब हो जाते हैं और जो जिसका क्वांटिटी बहुत बढ़ जाती है, तो अगर वो जरूरत से ज्यादा क्वांटिटी बढ़ गई, नंबर्स बढ़ गए साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के, तो वो पेनक्रियाज को अटैक करते हैं। अब पेनक्रियाज में ऐसा क्या होता है कि जहां पे अटैक होता है, तो पेनक्रियाज के ऊपर गैड करके GAD65 करके एंटीजन होता है, मतलब वो एक टाइप का पदार्थ होता है, मतलब बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ पेप्टाइड, प्रोटीन होता है वो बेसिकली। तो वो प्रोटीन, वो पेप्टाइड हमारे पेनक्रियाज के अंदर होता है। तो ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स उस प्रोटीन को डैमेज करेंगे, और उस प्रोटीन को डैमेज करने के चक्कर में वो पूरे पेनक्रियाज के सारे बीटा सेल्स को डैमेज कर देते हैं। तो एक तरीके का ऑटो एंटीजन है GAD65। वैसे ही दूसरे तरीके का ऑटो एंटीजन है HSP60। ऐसे हमारे पास टोटल 8 ऑटो एंटीजन अभी हमको पता चले हुए हैं, जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है, जिसके ऊपर बहुत सारे पेपर्स है, बुक्स में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाता है बेसिक पैथोफिजियोलॉजी। जब रेगुलेटरी टी सेल्स कम हो जाते हैं और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बहुत बढ़ जाते हैं, जरूरत से ज्यादा बढ़ जाते हैं, तब हमारा इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। उस इम्यून सिस्टम के डिस्टर्ब होने की वजह से हमारे पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं। क्यों? क्योंकि पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स के ऊपर वो ऑटो एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, वो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको साइटोटॉक्सिक टी सेल आके अटैक करता है। उसी चक्कर में पूरे बीटा सेल्स की डेथ हो जाती है और वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाते। और इसी वजह से हमको इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होने की वजह से पेशेंट को हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है, और उसकी वजह से फिर हाइपरग्लाइसेमिया की वजह से काफी सारी दूसरी डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस भी होती है। तो ये हो गया पैथोफिजियोलॉजी ऑफ टाइप 1 डायबिटीज, इज अ बेसिक मैकेनिज्म। अभी जब हमको पता चलता है कि जैसे ज्योत्सना जी ने बोला कि जब वो 21 ईयर्स की थी तब उनको पता चला कि उनको टाइप 1 डायबिटीज है। हमको हर एक पेशेंट को अलग अलग एज पे पता चलता है, छोटे बच्चे से लेकर एडल्ट्स तक। अभी तो इवन 40s में भी मेरे लास्ट टाइम एक बात हुई थी एक मेरे दोस्त से, मेरी फ्रेंड से, तो उसके फादर को, ही वॉज इन हिज 40s, तब उनको पता चला कि टाइप 1 डायबिटीज हुआ है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ बच्चों से ही होता है, मैक्सिमम बच्चों में पता चल जाता है, बट अभी आजकल बड़े लोगों में भी टाइप 1 डायबिटीज होता है। तो अब ये टाइप 1 डायबिटीज हम जब बोलते हैं कि हमको टाइप 1 डायबिटीज हुई है, तो वो कब पता चलता है? तो वो हम तीसरे स्टेज पे चले जाएंगे तब पता चलेगा। सो बेसिकली जब डिजीज का ऑनसेट होता है, जब डिजीज शुरू होती है, तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, 3 स्टेजेस होते हैं टाइप 1 डायबिटीज के। तो टाइप 1 में फर्स्ट स्टेज जो है, उसमें हमारा जो शुगर लेवल है वो हमको पता ही नहीं चलेगा। टाइप 1 में, सॉरी, स्टेज 1 में पता ही नहीं चलेगा कि हमको टाइप 1 डायबिटीज हुई है, क्योंकि उस टाइम हमारा शुगर लेवल बड़ा ही नॉर्मल दिखाई देता है। देयर इज नो चेंज इन द शुगर लेवल। अगर हम ब्लड टेस्ट करेंगे, अगर सपोज मैं स्टेज 1 पे हूँ, मेरा ब्लड टेस्ट किया, तो मुझे नहीं समझ आएगा कि मुझे टाइप 1 डायबिटीज है, बिकॉज तब उस टाइम पे मेरा ग्लाइसेमिया जो है, मतलब मेरा जो शुगर लेवल है ब्लड का, वो बड़ा ही नॉर्मल होता है, और कोई सिम्टम्स भी नहीं होते। पर यहाँ पे बीटा सेल्स का, पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन शुरू हो गया होता है। इस स्टेज पे अगर हमने ब्लड टेस्ट डिटेल में गए, और अगर हमने अगर ऑटो एंटीबॉडीज टेस्टिंग किया, तो उसमें पॉजिटिव आएगा, वो हमको पता चलेगा। पर हम ऐसे तो नहीं जाएंगे ऐसे ही ब्लड टेस्ट कराने, तो हमको स्टेज 1, स्टेज 2 में भी समझ में नहीं आता, बिकॉज स्टेज 2 में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना शुरू होता है शुगर लेवल का। शुगर लेवल बढ़ जाती है, लेकिन हमको कोई सिम्टम्स नहीं आते स्टेज 2। तो अगेन, अगर हमें कोई सिम्टम नहीं है तो हम क्यों जाएंगे ब्लड टेस्ट कराने, राइट? तो स्टेज 2 में भी हमको पता नहीं चलता। पर जब स्टेज 3 आ जाता है, द फाइनल स्टेज ऑफ टाइप 1 डायबिटीज, उस टाइम पे शुगर लेवल तो बड़ा होता ही है, उसके साथ साथ हमको सारे जो सिम्टम्स होते हैं तब हमको आना शुरू हो जाते हैं। तब हम जाएंगे डॉक्टर के पास, तब हम जाएंगे ब्लड टेस्ट कराने के लिए, और तब पता चलेगा कि हमको टाइप 1 डायबिटीज हो चुका है। तो वो स्टेज 3 तक चला गया। तो अभी ऐसा तो है नहीं कि सारे ही जो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स है वो सारे जेनेटिक ओरिजिन है। तो ऐसा जरूरी, बहुत जैसे टाइप 2 डायबिटीज का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है जेनेटिक्स के, मतलब पेरेंट्स को है तो हमको भी होगा, हमको है तो बच्चों को होगा, वैसा टाइप 1 में ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर किसी को टाइप 1 है, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम
जो नेक्स्ट जनरेशन आ रहे हैं, जो हमारे कजिन्स है, जो हमारे सिबलिंग्स है, मतलब भाई बहन है, या आगे की जनरेशन जब आएंगी, तब उनका पहले से ही ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। तो थोड़ा एक अगर स्टेज 1 स्टेज 2 में समझ आ जाता है, तो वो जो कीटो एसिडोसिस होता है स्टेज 3 में जाके, जो सीवियर सिम्टम्स आ जाते हैं स्टेज 3 में सडनली जब आ जाता है, तो वो हम थोड़ा कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, अभी अभी जो फिलहाल मैनेजमेंट ऑप्शंस है वो क्विकली मैं एक स्लाइड में बता देती हूँ आपको। तो एक है एक्सोजीनियस इंसुलिन, मतलब कि हम जो इंसुलिन इंजेक्शन लेते हैं वो एक्सोजीनियस मतलब बाहर से लाया गया, मतलब बाहर से बॉडी में इंजेक्ट किया गया इंसुलिन, तो वो हो गया एक। सेकेंड ऑप्शन है ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन मतलब एक बॉडी में से निकाल के दूसरे बॉडी में सेल्स को डाल। तो इसमें हम दो तरीके के ट्रांसप्लांटेशन होते हैं। एक तो पूरा का पूरा पेनक्रियास ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। पेनक्रियास में बीटा सेल होते हैं, बीटा सेल इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, राइट। तो हम पूरा का पूरा पेनक्रियास ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, या फिर दूसरी टेक्नोलॉजी ये भी है कि हम सिर्फ आइलेट्स को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। आइलेट्स मतलब बीटा सेल का ये पार्ट है। तो पेनक्रियास है, पेनक्रियास के अंदर 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं, उसमें से एक है बीटा सेल। बीटा सेल के अंदर इसको ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं। तो हम, और जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं वो जो है वो स्पेशलाइज्ड सेल्स है इंसुलिन रिलीज करने के। तो हम ये स्पेशलाइज्ड सेल को भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया दूसरा ऑप्शन। इसके प्रोज एंड कॉन्स है, हम देखते हैं बाद में। और थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन है टेप्लीजुमैब। अभी आपने कुछ सुना होगा, न्यूज लास्ट ईयर आई थी, लास्ट ईयर एंड में आई थी 2022 में, टुवर्ड्स द एंड, द थर्ड क्वाड्रेंट ऑफ 2023, मतलब आई थिंक इन नवंबर या दिसंबर ये न्यूज आई थी कि टेप्लीजुमैब करके एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो डेवलप किया हुआ है, और वो जो टेप्लीजुमैब जो है वो क्या करता है, डायबिटीज के ऑनसेट को डीले कर देता है। मतलब अभी यहाँ पे अगर हमको स्टेज 1 या स्टेज 2 में समझ आ गई कि हमको डायबिटीज है, या किसी पेशेंट को डायबिटीज है स्टेज 1 या स्टेज 2, तो अगर हमने ये टेप्लीजुमैब दिया तो स्टेज 3 में डेवलप होने के लिए उनको टाइम लगता है। तो मतलब इट विल जस्ट डिले द ऑनसेट ऑफ स्टेज 3, क्लिनिकल ऑनसेट ऑफ स्टेज 3। वो पूरी तरह से टेप्लीजुमैब उसको रिवर्स नहीं कर पाएगा या उसको प्रिवेंट नहीं कर पाएगा, सिर्फ उसका ऑनसेट थोड़ा सा डिले कर पाता है। तो उससे थोड़ा हमको फायदा ये होता है कि हमें हमारे पास थोड़ा टाइम रहेगा कि सारे सिम्टम्स को समझ। नॉर्मली क्या होता है, जब जब हमको टाइप 1 है पता चला, तो एकदम से हमको पता ही नहीं होता। जैसे ज्योत्सना जी ने भी बोला कि उनको पता नहीं था पहले, और ऐसे हम लोगों को पता है क्योंकि हम लोग इस फील्ड में काम करते हैं या हमको डायबिटीज है। लेकिन जो बाहर होते हैं लोग, जिनको टाइप 1 डायबिटीज नहीं होता, जो नया नया जिसको डिजीज डायग्नोज होता है, उनको नहीं पता होता है टाइप 1 के बारे में। तो वो जो हमारा विंडो पीरियड रहेगा स्टेज 2 से स्टेज 3 में जाने के लिए, तो वो जो विंडो हमारे पास जो 3-4 साल बच जाएंगे हमारे पास, तो उसमें हम थोड़ा प्रिपेयर हो सकते हैं, थोड़ा नॉलेज गेन कर सकते हैं। और ऑब्वियसली अगर डिले होगा ऑनसेट उसका, तो हमारे साइड इफेक्ट्स जो होते हैं या फिर उसको कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं टाइप 1 डायबिटीज के, वो भी थोड़े डिले हो जाएंगे। सो these are the 3 options which are available right now. अभी के लिए हमारे पास ये 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। अब देखते हैं हम रिसर्च एडवांसेस के बारे में। तो जो मैंने आपको बता रही थी मैं, आइलेट ट्रांसप्लांटेशन, पेनक्रियास के अंदर बीटा सेल होते हैं, बीटा सेल्स के अंदर जो होते हैं सेल स्पेशलाइज्ड सेल्स, दे आर द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। सो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है वो इंसुलिन रिलीज करता है। ठीक है, तो अब जो जैसे मैंने बताया आगे वाले स्लाइड में कि आइलेट ट्रांसप्लांटेशन एक ऑप्शन है। अब आइलेट ट्रांसप्लांटेशन का अभी स्टेटस क्या है, प्रीक्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, मतलब एनिमल्स पे ट्रायल हो रहे हैं, और क्लिनिकल ट्रायल्स भी हो रहे हैं, मतलब ह्यूमन बॉडीज पे, ह्यूमन बींग्स पे भी ट्रायल्स हो रहे हैं इसके। अब इसमें एक तो ये इसका फायदा ये है कि ग्लूकोज कंट्रोल हो जाता है 5 साल तक। अभी तक हमारे पास 5 इयर्स तक कंट्रोल करता है, उतना डेटा है हमारे पास, मतलब मैंने नहीं किया हुआ है, ये रिसर्च ऑलरेडी पब्लिश्ड है। तो ऐसे डेटा हमारे पास है जो हमको बताता है कि ये आइलेट को हम सर्जरी करके, जैसे यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है डोनर। मेरा माउस नहीं घूम रहा है, ठीक है, हाँ ये है डोनर। ठीक है, डोनर मतलब जिसके बॉडी से आइलेट्स हम निकालेंगे पेनक्रियास के अंदर। ये देखो, ये पेनक्रियास है, उसके अंदर ये सेल्स है छोटे छोटे, उसको आइलेट्स बोलते हैं। डोनर में से निकालेंगे और रिसिपिएंट के अंदर हम डालेंगे। तो डोनर में से हमने पेनक्रियास में से आइलेट्स निकाले, आइलेट्स को निकालने के बाद उसको हमने पोर्टल वेन के थ्रू लीवर के अंदर उसको इंजेक्ट करते हैं।
ठीक है, और लीवर के बाद में वो लीवर से फिर हेपेटिक फ्लो के थ्रू पेनक्रियाज में जाएंगे और वहां से फिर वो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में या इंसुलिन रिलीज करने में हेल्प करते हैं। पर ये फायदा हमको 5 इयर्स तक ग्लूकोज कंट्रोल रहता है। इसके साथ भी इंसुलिन बाहर का तो लेना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया उसका फायदा, लेकिन उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। एक पहला कि हमको इम्यूनोसप्रेसेंट लेना पड़ेगा। इम्यूनोसप्रेसेंट लेना पड़ेगा मतलब क्योंकि हमने एक बॉडी से निकाल के सेल्स दूसरे बॉडी में डाल, तो रिजेक्शन का प्रॉब्लम आता है। तो इसको सेटल डाउन करने के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट जो होते हैं ड्रग्स वो हमको देने पड़ते हैं पेशेंट को। और इम्यूनोसप्रेसेंट्स आर नॉट गुड फॉर लॉन्ग टर्म यूज, क्योंकि उस इम्यूनोसप्रेसेंट्स ड्रग्स के वजह से उसको उस पेशेंट को बाकी के सारे इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि उसका इम्यूनिटी हम लो करते हैं, ठीक है। दूसरा उसका प्रॉब्लम यह है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमको डोनर मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम जिंदा इंसान में से पेनक्रियाज नहीं निकाल सकते, ठीक है। जैसे लीवर का पार्ट हम निकाल सकते हैं बिकॉज लीवर रीजनरेट हो जाता है, लेकिन पेनक्रियाज का पार्ट हम ऐसे नहीं निकाल सकते जिंदा इंसान में से। तो जो जिसकी अभी अभी डेथ हुई है उन पेशेंट्स में से उसको बोलते हैं कैडेवर्स, ठीक है, तो उनमें से हम निकाल सकते हैं आइलेट्स और फिर दे सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम हो गई कि उसका अवेलेबिलिटी, और सारे ही लोग ये विल नहीं देते हैं कि हम हमारी डेथ के बाद हमारा बॉडी में से पास यूज किया जाए, राइट। तो हम उसके विल के बिना, उसके कंसेंट के बिना तो हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और प्लस इट इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। इस आइलेट ट्रांसप्लांटेशन हमको थोड़ा टाइम दे देगा ग्लूकोज कंट्रोल करने के लिए, पर इट विल नॉट गिव अ परमानेंट सोल्यूशन। दूसरा है वैक्सीन। तो अभी अभी हमारे पास 3 वैक्सीन है, 4 वैक्सीन ऐसी है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो उन वैक्सीन से हमको काफी कुछ देखने में मिला है कि ठीक है, ये वैक्सीन जो है वो इस तरीके से काम करती है। पहला है बीसीजी वैक्सीन। हमने हम मतलब इंडिया में तो बीसीजी वैक्सीन हमारे प्रोग्राम में है, राइट। तो मतलब हमारे जैसे ही बच्चा पैदा होता है हमको उनको बीसीजी वैक्सीन मिली जाती है। हम सब ने बीसीजी वैक्सीन ली होगी। लेफ्ट हैंड में यहाँ पे स्कार होता है, राइट, आर्म पे ऊपर, अपर आर्म में। तो वो बीसीजी वैक्सीन का है। तो कुछ यूएस के एक साइंटिस्ट है डिनीज करके, उन्होंने ये पेपर्स उन्होंने निकाले हैं कि बीसीजी वैक्सीन जो है वो टाइप 1 डायबिटीज में हेल्प करता है, ठीक है। इसके उसने कुछ स्टडीज किए हुए हैं। अभी इंडिया में तो हमारे ऑलरेडी सबको बीसीजी वैक्सीन लग जाती है, तो वैसे देखा जाए तो अगर बीसीजी लगाया है वैक्सीन तो टाइप 1 नहीं होना चाहिए, राइट। बट ये जो साइंटिस्ट है वो ऐसा बोलते हैं कि टाइप 1 होने के बाद अगर बीसीजी वैक्सीन लगाया जाए तो उससे थोड़ा फर्क पड़ेगा। बट अगेन इंडियन पॉपुलेशन में इसका डेटा हमारे पास नहीं है। अभी अभी हम ट्राई करेंगे, तब देखते हैं कि अगर ये वैक्सीन हमको एक्चुअली हेल्प कर सकता है कि नहीं, क्योंकि बीसीजी वैक्सीन वैसे बहुत ही सेफ वैक्सीन है। तो अगर हम क्लिनिकल ट्रायल करके ये पता करवा पाए कि अगर बचपन में एक बार दे दिया है लेकिन फिर भी टाइप 1 डायबिटीज हुआ है, तो होने के बाद क्या उसको वो रिवर्स कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अब वो जो साइंटिस्ट है उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि बीसीजी वैक्सीन हेल्प करेगा, क्योंकि बीसीजी वैक्सीन देने के बाद जो मैंने फर्स्ट स्लाइड दिखाई थी, इम्बैलेंस, जो रेगुलेटरी टी सेल्स कम हो जाते हैं और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बढ़ जाते हैं, राइट। तो ये जो बीसीजी वैक्सीन है वो रेगुलेटरी टी सेल्स को नॉर्मल करता है, मतलब वो रेगुलेटरी टी सेल्स को बढ़ाता है। तो अगर रेगुलेटरी टी सेल्स बढ़ा तो ऑटो इम्यूनिटी कम होने की चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। बट अगेन हमारे पास इसका अभी के लिए कोई परमानेंट ऐसा है नहीं कंक्लूजन कि बीसीजी वैक्सीन विल डेफिनेटली हेल्प, ऐसा डेफिनेटली हम नहीं बोल सकते। ट्रायल्स अभी हम करेंगे तब पता चलेगा। दूसरे 3 तरह के जो वैक्सीन है उसमें हम ऑटो एंटीजेंस ही यूज करते हैं। ऑटो एंटीजेंस जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट स्लाइड में जब डिस्कशन हो रहा था कि पेनक्रियाज के ऊपर, बीटा सेल्स के ऊपर कुछ प्रोटीन्स होते हैं और उस प्रोटीन को वो टी सेल्स जो है वो अटैक करते हैं। तो वो जो प्रोटीन्स है वो 8 तरीके के प्रोटीन्स, वो 8 तरीके के 8 टाइप्स ऑफ ऑटो एंटीजेंस अभी हमारे पास डॉक्यूमेंटेड है, और दूसरे भी अभी हो रहे हैं, प्रोग्रेस हो रहा है उसमें। तो वो जो 8 टाइप्स ऑफ ऑटो एंटीजेंस है, उसी ऑटो एंटीजन को हम यूज करके उसी में से हम वैक्सीन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और उन वैक्सीन को हम टेस्ट कर रहे हैं एनिमल्स पे, और उसके बाद हम इसको ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स भी करेंगे। नाउ हमारी टीम जो है वो भी, हम भी इनमें से एक वैक्सीन, अभी मैं ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगी उसके बारे में
बिकॉज कॉन्फिडेंशियलिटी डेटा है अभी अभी क्योंकि चल रहा है, अभी अभी हुआ नहीं है, इसलिए होने के बाद हम पूरे तरह से डिस्कस कर पाएंगे कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। लेकिन अभी जैसे हमारा टीम है या दूसरे भी कंट्रीज में, जैसे यूएस में है, यूरोप में है, स्वीडन में है, स्वीडन में बहुत केसेस है टाइप 1 डायबिटीज के। तो ये सारे कंट्रीज में, बाकी के कंट्रीज में, इंडिया में हमारे टीम भी ये एक वैक्सीन डेवलप करने की कोशिश कर रही है जिसके अंदर ऑटो एंटीजन यूज किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टडीज मैंने दिखाई हुई है, इंसुलिन पेप्टाइड, GAT65 वैक्सीन, HSP पेप्टाइड वैक्सीन, ये तीन जो है, यहाँ पे जो मैंने डेटा दिखाया हुआ है जो टेबल में, वो डेटा हमारे पास ऑलरेडी पेपर्स में डॉक्यूमेंटेड है। तो इसमें क्या करते हैं, ये जो गैड है या HSP पेप्टाइड है या इंसुलिन है, ये सारे जो है ना, ये सारे जो ऑटो एंटीजेंस है, उसी को हम वैक्सीन में डालते हैं, उसके साथ एडजुवेंट्स डालते हैं और फिर उसको हम ट्रायल्स पे यूज करके देखते हैं कि एग्जैक्टली वो क्या असर दिखाता है। तो हमारे पास GAT65 वैक्सीन सेकेंड वाला जो है, ये सेकेंड वाला जो लाइन है, उसमें ये जो वैक्सीन है उसके काफी अच्छे डेटा आए हुए हैं वर्ल्ड वाइड, जब स्टडीज की गई थी उसमें से। तो उसमें से पहले तो एनिमल स्टडी किया था उन लोगों ने, उसके बाद ह्यूमन स्टडी किया हुआ है। तो एक वैक्सीन है गैड एलम, ठीक है। अभी ये मार्केट में नहीं है बिकॉज अभी फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन वो थर्ड फेज क्लिनिकल ट्रायल तक पहुंच गया है, ठीक है। एनिमल स्टडी उन्होंने करी पहले, और वो एनिमल स्टडी में काफी अच्छे रिजल्ट्स आए उनको। उसके बाद उन्होंने ये भी देखा कि रेगुलेटरी टी सेल्स बढ़ रहे हैं, मतलब हमारे लिए फायदा है, क्योंकि जैसे ही रेगुलेटरी टी सेल्स बढ़ेंगे हमारा ऑटो इम्यूनिटी टाइप 1 डायबिटीज कम होता जाएगा। तीसरा अच्छा पॉइंट ये है, बेनिफिट ये है कि ये जो वैक्सीन है GAT65 वैक्सीन, इवन HSP60 भी, ये थर्ड वाला वैक्सीन भी, ये दोनों ही वैक्सीन बहुत ही सेफ है, ह्यूमन स्टडीज में भी बहुत सेफ है ये, तो उसके साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं है, ठीक है। और सेफ्टी पूरा उन्होंने सारे एज ग्रुप में ट्राई किया है और सारे एज ग्रुप में इनका सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेटेड है। और इसके साथ साथ इट इज एबल टू प्रिजर्व इंसुलिन ऑल्सो, मतलब कि ये जो GAT65 वैक्सीन है और HSP पेप्टाइड वैक्सीन है, ये दोनों वैक्सीन इंसुलिन सिक्रीशन भी बढ़ाता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली देखो, अगर टी रेग सेल्स बढ़ जाएंगे, रेगुलेटरी टी सेल्स बढ़ रहे हैं, हमारा टाइप 1 डायबिटीज कम हो रहा है, जो डिस्टर्बेंस हो रहा है इम्यून सिस्टम में वो कम हो रहा है, तो हमारे पेनक्रियाज के बीटा सेल्स है उसपे कम अटैक होता है, जितना कम अटैक होगा उतना इंसुलिन ज्यादा बढ़ेगा, राइट। तो ये वैक्सीन देने के बाद इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ती है, ठीक है। अभी हमारे पास अगेन फाइनल क्लिनिकल ट्रायल डेटा, फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल डेटा बाहर नहीं आया है, अभी चल रहा है, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसको प्रूव होने में कि ये एग्जैक्टली हम यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज है वैक्सीन के टर्म्स में कि अभी वैक्सीन बन रही है, सिर्फ हमारी ही नहीं, दुनिया भर में काफी सारे टीम्स इस पे काम कर रहे हैं, अपना अपना यूज कर करके, कोई ऑटो एंटीजेंस बदल बदल के सब ट्राई करके देखते हैं। तो वो जब सारा डेटा बाहर आएगा तब हमको पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली हम ये वैक्सीन यूज करके रिवर्स कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे प्रिवेंशन और रिवर्सल दो गेम्स है, राइट। तो रिवर्सल पे ज्यादा फोकस करना रिसर्चर्स के लिए बेटर है, बिकॉज प्रिवेंशन में क्या है कि वी आर नॉट श्योर कि हु विल डेवलप टाइप 1 डायबिटीज, हमको एग्जैक्टली पता नहीं है कि इसको होगा इसको नहीं होगा। जैसे टाइप 2 डायबिटीज का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हमको पता रहता है थोड़ा सा, जैसे अगर मेरे फादर को है तो मुझे पता है कि 40s में तो मुझे आ ही जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम 99% श्योर होते हैं, टाइप 2 डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ये सारे डिजीज को लेके। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज को लेके हम श्योर नहीं होते कि हमें होगा या नहीं होगा। जैसे मेरे फैमिली में किसी को टाइप 1 डायबिटीज नहीं है, कोई ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है, लेकिन पॉसिबल है कि मुझे हो सकता है, राइट। तो इसलिए हमको प्रिवेंशन पे किसको देना है, प्रिवेंशन मतलब हम देंगे तो वो प्रिवेंट कर पाएगा, ये वैक्सीन टाइप 1 डायबिटीज को प्रिवेंट कर पाएगा, राइट। लेकिन वो हम किसको देंगे, वो पॉपुलेशन को निकालना बहुत ही टफ है, वो भी चल रहा है स्टडीज, दैट इज ऑल्सो गोइंग ऑन, वो रिसर्च भी चल रही है। लेकिन रिवर्सल जो है, रिवर्सल मतलब जिसको टाइप 1 डायबिटीज हो गया है उसको हम वैक्सीन देके, इंटरवेंशन देके उसको रिवर्स कर पाए, राइट। अभी दूसरा क्वेश्चन ये है कि रिवर्स तो हम करेंगे, लेकिन किस स्टेज पे कर सकते हैं, कि रिसेंट ऑनसेट, जैसे कि अभी 1-2 साल में जिसको टाइप 1 डायबिटीज हुई है उसी का हम रिवर्स कर पाएंगे, या जिसको 10 साल से 20 साल से डायबिटीज है
उसको भी हम रिवर्स कर पाएंगे। तो वो सारा डेटा अभी आना बाकी है। आई एम श्योर कि वो डेटा जल्दी आ जाए, और मैं भी यही चाहती हूँ कि जल्दी आ जाए। आई एम श्योर आप लोग भी यही चाह रहे होंगे, लेकिन उसको टाइम लगेगा थोड़ा। अब लास्ट पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन, तो एक हो गया हमारा, पहले तो आईलेट ट्रांसप्लांटेशन जो बहुत ज्यादा कन्वीनियंट नहीं है। फिर हो गया बीसीजी वैक्सीन, इसका भी हमारे पास श्योर शॉट नहीं है, बिकॉज अगर हमने बीसीजी लिया हुआ है तो हमको टाइफन नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये जो इंसुलिन पेप्टाइड्स है, गैट वैक्सीन है और HSP60 पेप्टाइड वैक्सीन है, इनका थोड़ा ज्यादा हमको भरोसा है कि ये शायद हम यूज कर पाए इन नियर फ्यूचर टू रिवर्स टाइप 1 डायबिटीज। और एक लास्ट ऑप्शन बाकी रह गया है स्टेम सेल थेरेपी। ठीक है, तो अभी ये स्टेम सेल थेरेपी का मैं ओवरव्यू ही दूंगी अभी, क्योंकि इसमें भी अगर हम देखेंगे तो वही 2-3 घंटे निकल जाएंगे, तो मे बी बाद में कभी हम इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो एक लास्ट ऑप्शन ये है हमारे पास स्टेम सेल थेरेपी। स्टेम सेल थेरेपी मतलब, देखो जब ये जो है, ये आपको दिख रहा है, ये पिंक कलर का जो लाइनिंग वाला, राइट, उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट मतलब जब एक जाइगोट होता है, जाइगोट मतलब जिसमें से बच्चा पैदा होता है, राइट। तो जब एक जाइगोट एग और स्पर्म के कंबाइन होने के बाद जब जाइगोट फॉर्म होता है, तो वो जाइगोट फॉर्म होने के टाइम पे एक स्टेज आती है बीच में, उसको उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, और उसी के अंदर ये स्टेम सेल्स होते हैं। फिर एक जाइगोट में से धीरे धीरे सेल्स, अलग अलग सेल्स बनने लगते हैं, और अलग अलग सेल्स में से फिर अलग अलग ऑर्गन्स बनते हैं, फिर पूरा पूरा का पूरा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बन जाता है, छोटा सा, राइट। फिर वो डिलीवरी होके बाहर आता है, तो एक सेल में से ये पूरा ह्यूमन बॉडी बनेगा। तो वो जो प्रोसेस है, तो वो जो ओरिजिनल सेल है हमारा ब्लास्टोसिस्ट, उसी के अंदर से हम स्टेम सेल्स लेते हैं, राइट। अभी ये जो स्टेम सेल्स है, वो उसके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है। एक कि वो अपने आप मल्टीप्लाई हो सकता है, दूसरा कि वो एक तरीके का सेल से दूसरे तरीके के सेल में डिफरेंशिएट भी हो सकता है। ठीक है, जो नाइव स्टेम सेल है, मतलब कि ओरिजिनल स्टेम सेल है, जो पहला वाला स्टेम सेल है, उसमें से हम पेंक्रियाटिक बीटा सेल भी बना सकते हैं, उसमें से हम आरबीसी भी बना सकते हैं, उसमें से हम कार्डियक सेल्स भी बना सकते हैं। हमारे बॉडी के हर एक सेल्स में हम उस स्टेम सेल से बना सकते हैं। ठीक है, तो जब हमारा डेवलपमेंट होता है, जब हम जाइगोट में से पूरा का पूरा हमारा बॉडी फॉर्म होता है, तो बहुत सारे स्टेम सेल्स जब ऐसे ही डिफ्रेंशिएट होके हमारा बॉडी बना देते हैं, लेकिन कुछ स्टेम सेल्स हमारे बॉडी में वैसे के वैसे ही रहते हैं। अभी आज की डेट में भी आप और मेरे बॉडी के अंदर हमारे खुद के ओरिजिनल स्टेम सेल्स है। ठीक है, हम उसी को यूज करके पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स बना सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट हमने हमारे लैब में किया हुआ है। इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे फिगर में आपको दिख रहा होगा, डोनर जो है, अभी यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम अपने ही खुद के सेल्स भी यूज कर सकते हैं। सपोज मुझे टाइप 1 डायबिटीज है, मुझे पेनक्रियाटिक बीटा सेल चाहिए मेरे बॉडी के अंदर इंजेक्ट करने के लिए, तो डॉक्टर्स मेरे ही बॉडी के दूसरे टिश्यूज में से वो स्टेम सेल निकाल के उसको प्रोसेस करके मेरे बॉडी में फिर से इंजेक्ट कर सकते हैं। मतलब हमको अलग डोनर ढूंढने की जरूरत नहीं है। दूसरा डोनर भी हम यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे मतलब बाहर का नहीं ले सकते हैं। हम दूसरे डोनर भी यूज कर सकते हैं, खुद के बॉडी के स्टेम सेल्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक, तो उसमें हम पहले पेशेंट डोनर में से हम पेशेंट और डोनर, मतलब एक तो डोनर मतलब कि दूसरा आदमी है कोई, पेशेंट मतलब खुद पेशेंट का ही स्टेम सेल हम खुद पेशेंट में ही डाल रहे हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। तो बॉडी में से पहले हम स्टेम सेल्स निकालेंगे ब्लड के थ्रू। ठीक है, अभी सिर्फ ब्लड नहीं, हम अपना फैट सेल्स, जैसे हम लाइपोसक्शन आपने सुना होगा, चर्बी घटाने की प्रोसेस, राइट। तो लाइपोसक्शन में क्या करते हैं डॉक्टर्स, वो उसको फैट सेल्स को निकाल देते हैं। वो फैट सेल्स क्या होता है, वेस्ट हो जाता है, वो लोग फेंक देते हैं उसको, राइट। तो वो फैट सेल्स में से भी हम स्टेम सेल्स निकाल सकते हैं। फिर जब बच्चा पैदा होता है, तो उसमें वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड रहता है, जो नाड़ रहती है मदर और फीटस को, मदर और बच्चे को जो कनेक्ट करके रखती है, उस नाड़ को भी डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो डिस्कार्ड हो जाते हैं। उसका कुछ, एक बार बच्चा पैदा हो गया फिर कोई फायदा नहीं है, अंदर वो न्यूट्रिशन पहुंचाने के काम आता है, राइट। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो वो काट के हम निकाल देते हैं, उसमें से भी हम स्टेम सेल्स निकाल सकते हैं। फिर एक प्लेसेंटा होता है, मतलब बेबी को जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है व्हेन द मदर इज प्रेग्नेंट, वो भी डिलीवरी के बाद उसका भी कोई काम नहीं रहता, तो हम उस प्लेसेंटा में से भी स्टेम सेल्स निकाल सकते हैं। तो वो सारे मटेरियल में से हम वो मटेरियल पहले गैदर करेंगे,
उसको प्रोसेस होता है, एक स्टेम सेल लेबोरेटरी में प्रोसेस की जाती है, वो रिवर्स प्रोसेस से पूरे स्टेम सेल्स निकालेंगे और फिर वो स्टेम सेल्स को हम पेशेंट के अंदर इन्फ्यूज करेंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा, मतलब इट इज अ वेरी गुड टेक्निक, और ये हमने खुद हमारे लैब में भी ट्राई की हुई है। तो इसमें हमने सिर्फ एनिमल स्टडीज की है अभी तक, उसमें ह्यूमन स्टडीज नहीं की हुई है। तो पहली हमने स्टडी की थी डायबिटिक फुट पे। डायबिटिक फुट मतलब जो लेग एम्प्यूट करना पड़ता है पैर में जब सडन लग जाती है डायबिटीज होने के, लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज के बाद। तो उस केस के लिए हमने यूज करके देखा था। हमने डेंटल पल्प, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये डेंटल पल्प जो है, ये रेड पार्ट, वहां से हमने वो पल्प निकाल के उसको हमने एनिमल्स पे फुट अल्सर्स पे ट्राई करके देखा था। तो आप यहाँ पे 15 डे को देख सकते हो, यहाँ पे डे 0 और डे 15 में आपको डिफरेंस दिखेगा कि ये सेकेंड और थर्ड लाइन के जो फिगर्स है वो हमने ट्रीटेड फिगर्स है ये, और ये फर्स्ट लाइन वाला जो है वो अनट्रीटेड, उसको ट्रीट नहीं करा था। तो आप तीनों में डिफरेंस देख सकते हो कि कितना अच्छे से वुंड हील हो गया है ये स्टेम सेल्स देने के बाद एज कम्पेयर टू नॉन ट्रीटेड। फिर एक क्विकली मैं दूसरी एक स्टडी बता देती हूँ जिसमें हमने बकल फैट पैड मतलब हमारा चीक के अंदर जो एक फैट का लेयर होता है वहां से फैट निकाली हुई थी, और वो फैट को लेके उसमें से प्रोसेस करके स्टेम सेल्स बनाए थे, और फिर हमने वो एनिमल्स में डायबिटीज इंड्यूस करके, टाइप 1 डायबिटीज इंड्यूस करके उनको दिया हुआ था। तो हमने देखा कि जो शुगर लेवल है, शुगर लेवल ये जो ग्रीन वाला है, मतलब ये हमने नॉन ट्रीटेड था और ये ट्रीटेड ग्रुप था। तो जो शुगर लेवल जो है पूरा नीचे की तरफ वापस जा रहा था, मतलब नॉर्मल होने के टाइम की तरफ वो शुगर लेवल जा रहा था। दूसरा हमने ये भी देखा कि ये स्टेम सेल यूज करने के बाद जो हमारे पेनक्रियाज के सेल्स है वो वापस रीजनरेट होने लगे थे। राइट, पेनक्रियाज डिस्ट्रैक्ट होता है टाइप 1 डायबिटीज में। तो ये स्टेम सेल थेरेपी देने के बाद वो जो डिस्ट्रक्टेड पेनक्रियाज थे, बीटा सेल्स थे, वो वापस रीजनरेशन की तरफ जा रहे थे। तो अभी हमने आज इतना ही देखा है कि इंसुलिन जो है वो एक अभी के लिए मार्केट में अवेलेबल ऑप्शंस में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी है हमारे पास। बट उसके अलावा जो रिसर्च चल रही है उसमें वैक्सीन है, उसमें मेडिसिन भी है, जैसे टेप्लिजुमैब है, या जो मैंने दूसरे तरीके के वैक्सीन सिखाया है वो भी है। तो कुछ वैक्सीन अभी फेज 1 में है, कुछ वैक्सीन फेज 3 में है, फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में है। राइट, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि जल्द ही हमारे पास कुछ ऐसे वैक्सीन हो कि जिसके जरिए हम टाइप 1 डायबिटीज को रिवर्स कर पाए। वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट, और आप सब भी प्रे कीजिए कि हमारी स्टडी सक्सेसफुल हो तो हम कुछ कर पाए आगे। और तीसरा हमने ऑप्शन देखा स्टेम सेल रिसर्च। तो ये है recent research advances in type 1 diabetes. आई नो कि थोड़ा बहुत क्विकली करना पड़ा बिकॉज बहुत डिटेल में हम नहीं जा पाए, लेकिन जितना हो सका मैंने ट्राई की एक्सप्लेन करने की। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले तो शिवानी मैम आपको बहुत बहुत थैंक्स इसके लिए कि आपने एक्चुअली वाकई योगदान फाउंडेशन को आज एडवांस के लेवल पे खड़ा कर दिया है। और आप सबसे अच्छी बात ये रही कि कई क्वेश्चन थे जो क्रिएट होते जा रहे थे बीच बीच में, लेकिन साथ साथ में उसके आंसर्स भी मिलते जा रहे थे। तो ऐसा कुछ रहा नहीं कि कुछ पूछा जाए कि उस हिसाब से, लेकिन बच्चों के अंदर काफी हो सकता है कुछ क्वेश्चंस हो कई जी चीजों को जानने के लिए। एंड थैंक्स कि आपने बड़े अच्छे तरीके से इतने आसान शब्दों में इतनी ऐसे चीजों को बताया और हमसे रूबरू कराया कि एक सब बच्चों को आज दिख जाएगा आज की मीटिंग से कि कहीं ना कहीं वो सूरज है जिसकी रोशनी हम तक पहुंच रही है, बस हमें उस तक जाना है। और हमें उस तक जाना है एक अच्छी हेल्दी बॉडी के साथ, कि जैसे आपने लास्ट में बताया कि हमें किसी डोनर्स की भी जरूरत ना पड़े। राइट, वो तभी पॉसिबल है जब हम खुद भी फिट रहें, और जो भी हमारे डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो मेडिसिन जो ट्रीटमेंट हमें प्रोवाइड कर रहे हैं उसको टाइम से लें। जी ये हमारा सभी का ही फर्ज बन जाता है, जितनी भी टाइप 1 कम्युनिटी है, टाइप 1 बच्चे हैं। ये छवि प्लीज कंटिन्यू, yes. आगे के प्रोग्राम को बढ़ाया जाए। थैंक यू सो मच शिवानी जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, दैट वाज अ वेरी नॉलेजेबल सब्जेक्ट जो अभी आपने हमें समझाया। एंड मेरे भी कुछ क्वेश्चंस है तो वो हम लास्ट में शॉर्टली पुट अप करेंगे। सो नेक्स्ट वी वुड लाइक टू गो फॉरवर्ड फॉर आवर पैनल डिस्कशन। एंड आज की हमारी बहुत ही अमेजिंग पैनलिस्ट टीम है। सर स्क्रीन शेयर कर देंगे प्लीज, पीपीटी।
थैंक यू। तो वी वुड लाइक टू स्टार्ट विद द पैनल डिस्कशन एंड आज ये हमारी बहुत अमेजिंग पैनलिस्ट टीम है। सबसे पहले डॉक्टर सुमीत अरोड़ा मैम, जो कि पीडियाट्रिक एंडोक्रोलॉजिस्ट हैं आर्टेमिस हॉस्पिटल में, एंड मैम हमारे साथ बहुत टाइम से जुड़ी हुई हैं एंड हमें मैम गाइडेंस अपना देती रहती हैं एंड हमें नॉलेज भी शेयर करती रहती हैं बच्चों के रिगार्डिंग। सो वेलकम मैम। नेक्स्ट वी हैव मिस्टर हर्ष कोहली, जो कि टाइप 1 डायबिटीज एजुकेटर है, खुद भी टाइप 1 है और साथ साथ एक टाइप 1 किड के भी डैड है। और सर का भी एडवोकेसी में टाइप 1 के एजुकेशन में बहुत योगदान रहा है एंड वाईडीएफ के साथ भी जुड़े हुए बहुत टाइम हो गया। सो वेलकम हर्ष कोहली सर। एंड हमारे साथ डॉक्टर संजय सिंह आज नहीं है, वो भी एक टाइप 1 डायबिटिक है, साथ ही साथ उन्होंने रिसेंटली अपना एमबीबीएस कंप्लीट किया और अब अपना पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल सर्जरी में कर रहे हैं, बट ड्यू टू सम मेडिकल इमरजेंसी आज उनकी ड्यूटी लग गई है। ही इज अ मेडिकल ऑफिसर, तो आज वो हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। बट साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर अंजू इरमानी मैम है एंड मैम हमारे वाईडीएफ की बैकबोन है एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अंजू मैम भी अगर हमें पैनलिस्ट की टीम में ज्वाइन कर पाए आज। सो वेलकम मैम। एंड थैंक यू छवि, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल रही है। एंड डॉक्टर शिवानी देसाई ने कितने अच्छे से ओवरव्यू दिया। अब मैं यहाँ पे ना अपनी वीडियो ऑन करने की कोशिश कर रही हूँ, देयर इज सम प्रॉब्लम, सो आई एम गोइंग टू ट्राई, बट तब तक वी कैन जस्ट कीप टॉकिंग। for sure ma'am, okay ma'am, no problem. So we would like to invite हर्ष कोहली सर, आप अपने कुछ इंसाइट्स देना चाहें आज के टॉपिक से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स, अ बिग थैंक्स शिवानी मैम को, बहुत बहुत धन्यवाद। ये टॉपिक कोई भी न्यूली डायग्नोज्ड हमारे से सबसे पहले पूछता है कि क्योर कब आएगा, तो आज शायद मैं बेटर इक्विप्ड हूँ कि ये बता पाने के लिए कि क्योर कब तक आएगा, क्योंकि ये बहुत फेमस जोक है हम सब टाइप 1 डायबिटीज कम्युनिटी में कि हमें यही बोला जाता है कि हर बस अगले 5 साल में क्योर आप देख लोगे। तो मेरे लिए आज ये बहुत पॉजिटिव सेशन है और मुझे इंसाइट्स मिली। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मेरे को पेरेंट्स मोर ऑफन देन नॉट पूछते हैं कि क्या हमें स्टेम सेल्स स्टोर करने चाहिए। तो थैंक यू डॉक्टर शिवानी इस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए कि हमें स्टेम सेल्स मिल जाएंगे, हमें भागना नहीं पड़ेगा। सो बिकॉज मेरे से बहुत ज़्यादा पेरेंट्स इन टच रहते हैं और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ही ये होता है कि जी हमारा सेकंड बेबी हो रहा है, क्या हम उनके स्टेम सेल्स प्रिजर्व करवा लें, क्या हम ये कर लें। It's a big thing. I can answer them properly now. Thank you, ma'am. Thank you. थैंक यू सो मच सर। एंड इन द पैनलिस्ट टीम में ज्योत्सना मैम को भी इंक्लूड करना चाहूंगी। मैम इफ यू वुड लाइक टू गिव योर इनसाइट्स आल्सो। मैम यू आर म्यूट, we can't hear you. Sorry, Yeah. thanks Shavi, I was not prepared for it, sorry, but yes, I thoroughly enjoyed Dr. Shivani your presentation, and there were a lot of new things that we got to know, so thank you so much. And I think it's very good to see that the kind of advancements that are happening, and you know, the research that you're doing, and when we actually saw the effect on the animals, so that was something that is we are looking forward to, and we are very happy with what's happening, and we really hope for a cure soon. Thank you so much. Thank you so much. Anju ma'am and Sumit ma'am, I would like to you also to join, please. Yes, I'm actually trying. वो वीडियो तो नहीं ऑन हो पा रहा है, but I'm here. I definitely put in all the whatever I have to say here. So Dr. Shivani, मेरे भी कुछ questions रहेंगे. It's very nice to hear what all those things that you have mentioned. So right now, how far are we from preclinical trials to going into phase 1, phase 2 trials here itself in India? So in India, yes, we are. So I can tell you by next year, our team will be starting with the clinical trials. And by this year, we'll be finishing the preclinical trials for vaccines. Yeah. And in abroad, they are already in phase 3. So let's see. I mean, it doesn't matter whether in India or whether outside, we should have some solution. But yeah, by next year, we'll be starting with the clinical studies. Just हमारे बच्चों के लिए प्री क्लिनिकल ट्रायल्स जो होते हैं वो एनिमल स्टडीज होती हैं,
एंड जब हम फेज 1 फेज 2 की बात करते हैं तो दैट इज ऑल जब पेशेंट्स पे या ह्यूमंस पे जब स्टडीज होने लगते हैं उसको हम क्लिनिकल ट्रायल्स बोलते हैं. Dr. Shivani, I have one more question for you. So recently I got to know about the Vertex Pharmaceuticals. They have done some stem cell islet cell therapy. And it was an investigative study that they have done on few type 1s who have long-standing type 1 diabetes, and they have, they have shown like quite a good result of that. So do you have any understanding, or can you just guide us like how both of these studies are related, and if there is something that is going to happen together in future so that we can derive at one common solution? Yeah, so I'll have to go through the study first, but on a broader spectrum, I can tell you that if they have used the stem cell therapy and it is going to work, I mean, stem cell therapy is 100% it is going to work. It is basically a little costly affair. So we are trying to bring out a vaccine which is lesser in cost. And as you know, the Serum Institute is already towards, lesser cost, I mean, cost effective vaccines they make. So we are trying to bring down the cost by making the vaccines. Stem cells, yes, it is going to 100% help us. There are so many research, and recently, yesterday, my mentor had sent me one link. I'll probably share it with Dr. Anil, and then he may give it to you. So the thing is that it is going to work. But then sometimes the question arises that, okay, we are transferring the stem cells, we are injecting the stem cells, but what about the basic pathophysiology? Because the basic problem with the disease is it is triggering cytotoxic T cells. So we are regenerating pancreatic beta cells by giving the stem cells, but after 5 years, after 7 years, it may rebound. So that is the reason we are trying to go ahead with the permanent reversal program. So, but let's see, yeah. But yes, stem cell therapies do work. That is for sure. Yes. Also, yes, I'll just shed some light into it because I've been reading papers about it. Yeah. So, ये जो VX-880, it has been recently FDA approved to go through the phase 3 trials also, and actually 18 to 65 years old लोगों को recruit किया जा रहा था, and they've had like a diagnosis of type 1 diabetes for more than 5 years, but they're recruiting only those people who had severe hypoglycemia, यानी कि बहुत severe low sugar हो जाती थी उनको with little amount of insulin. So they have a diagnosis of type 1 diabetes, but they're very fragile. उनकी जो diabetes है that is very fragile. So उनको जब recruit किया गया, there is one person who's been actually insulin independent for now more than 6 months, I want to say. So one person has been out and like no insulin is needed so far. I want to say कब हुआ था, ये जून में हुआ था, like I don't remember the exact date. तो जून में शायद उनका news आया था कि that person was declared insulin independent, and there are others also. कुछ लोगों की insulin requirements कम हुई हैं, they have not had complete independence, and there are other stem cell therapies also जिनके ऊपर काफी सारी studies हो चुकी हैं, and phase 1 phase 2 trials में they have shown excellent results, and उसमें ये देखा गया कि one of them is basically looking at कि immunosuppression की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े. The whole game is of immunosuppression. Stem cell दे रहे हो, बाहर से कुछ आपकी बॉडी में जा रहा है तो immunity suppress करनी ही पड़ती है, otherwise they will get rejected. So now they are looking at encapsulated stem cells, जिसमें वो एक membrane में डाल देते हैं उसको and तब देते हैं, and then it may not require immunosuppression. So that is one study also that is, and you can shed some light, ma'am, Shivani ma'am, on that too. No, you have actually wonderfully covered this. So this was exactly the paper I was talking about, which I read a few days before. So basically the need of immunosuppressants, which is, as Madam Sumit Madam just suggested, that it is very critical because in any of the transplantations we will need it. But the beauty of stem cell therapy is that stem cells themselves are non-antigenic. So they do not express the HLAs. So that is the main advantage we can say, that yes, immunosuppressions may not be required, are not required actually for stem cell transplantations.
So that's very good. When islet transplantation happens, yes, we need. But when stem cells we give, because they don't express the HLAs, that is the reason. So here in the study which I have just shown, superficially the studies which I have shown, there we have used the samples from humans and given it injected to the animals. So it is interspecies, but still there was no rejection. So yes, as Sumit madam just said, it is very beautiful with the stem cells that suppressants are not required. And there's so many other fascinating things that are going on actually. I don't know if you want to shed light on the stem cell educator therapy that is going on. So basically what they're trying to do is जो हमारे immune cells हैं या T regulator cells हैं उनको जैसे dialysis होता है ना, डायलिसिस में हम प्यूरिफाई कर देते हैं, हमारे जो टॉक्सिन्स है उनको हटा देते हैं, वैसे ही स्टेम सेल्स को आई मीन टी रेगुलेटर सेल्स या इम्यून सेल्स को स्टेम सेल्स के साथ बेसिकली आई डोंट नो व्हाट टू कॉल दैट वर्ड, सेपरेटली एक अलग मशीन के साथ दे रन इट टुगेदर सो दैट इम्यून टॉलरेंस डेवलप हो जाए, हमारे जो इम्यून टॉलरेंस डेवलप हो जाएगा तो दे वुड नॉट अटैक the beta cells anymore. So this is basically called stem cell educator therapy, and I found it very fascinating कि ये भी हो रहा है. Probably would work in early stages, या फिर stage 2, stage 3 के लिए भी would be something that would be helpful. Yes. Anju ma'am, if you would like to add something to this. I think Anju Mani is busy. Okay. Yes, ma'am. Are you there, ma'am? बट एक चीज छवि शिवानी मैम ने बहुत अच्छी बताई कि अगर हम स्टेज 1 स्टेज 2 पे इन फ्यूचर हमारे पास ये काफी अच्छे चांसेस रहेंगे कि, और जो बीसीजी के वैक्सीन के बारे में बताया, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो काफी हद तक हम रिड्यूस कर सकते हैं आने वाले टाइम पे टाइप 1 जो जनरेशन होगी. और मैम देखिए यहाँ पे इवन आई थिंक जो आपको सुनने वाले हैं ऐसे बच्चे भी हैं जो भी फर्स्ट क्लास में ही है, पेरेंट्स ऐसे भी हैं, लेकिन बड़े मैंने आज देखा है कि बड़े शांत होकर के आपको उन्होंने पूरा सुना है, बीच में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं की किसी बच्चे ने, क्योंकि उनको लग रहा था कि यस कहीं ना कहीं मेरा फ्यूचर, मेरा भविष्य, मेरी इंडिपेंडेंसी या कुछ ना कुछ टाइप 1 की इंडिपेंडेंसी इन फ्यूचर अवेलेबल है, जिससे आज मैम ने हमें रूबरू कराया है. और जहां तक बच्चे सिर्फ टी सेल के बारे में ही जानते थे कि हाँ टी सेल्स हैं जो कि डाउन हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, या वो ही है जो हमारी इम्यूनिटी को या हमारे बीटा सेल्स को खत्म कर देता है. लेकिन जो आपने आज साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के बारे में बताया कि वाकई जब वो बढ़ जाते हैं और किसी तरीके से इन फ्यूचर उसको हम रिड्यूस कर सकें तो हमारे टी सेल्स भी बढ़ेंगे और हम वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आना स्टार्ट हो सकते हैं. तो कई क्वेश्चंस हैं और शायद आपने भी काफी कुछ ऐसी चीजें जो बताना चाहते थे, लेकिन वो ये कि ऑब्वियसली हम बीच बीच में आपको जरूर लेंगे ताकि हम जान सकें और अपडेट हो सकें आपके माध्यम से. वाकई आज आपने हमें काफी अपडेट किया है और टॉपिक के अकॉर्डिंग हमें काफी एडवांस लेवल पर भी कर दिया है. ये बच्चों सभी से ये कहा जाएगा कि ये वीडियो अवेलेबल रहेगी, इसको जरूर देखें और सभी बच्चों को एक बार देखना जरूरी है ताकि वो जान सकें कि क्या चीजें चल रही हैं. डॉक्टर अंजू इरमानी आए हैं मैम. यस मिस्टर हर्ष कोहली, इज एनीथिंग? बच्चों कुछ क्वेश्चन अगर आपके हैं तो प्लीज आप पूछ सकते हैं. एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया था कि पैनक्रियास ट्रांसप्लांट के लिए ब्लड ग्रुप सेम होना जरूरी है कि नहीं? जी, पैनक्रियास ट्रांसप्लांट करना होगा तो जरूरी है, तो मैच होना चाहिए. थैंक यू मैम. एंड व्हाट अबाउट द आर्टिफिशियल पैनक्रियास? जैसे कि अभी मैंने एक आईआईटी बॉम्बे की एक रिसर्च पेपर एक पढ़ा था जिसमें था कि पॉलीमर बेस्ड बायो आर्टिफिशियल पैनक्रियास ट्रांसप्लांटेशन. तो मैम अगर आपको उसके बारे में कुछ पता है तो. या सो आर्टिफिशियल पेनक्रियास तो भी है, बट उसमें भी वही है प्रॉब्लम कि इट इज गोइंग टू वर्क, बट देन यही कि इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेने बहुत जरूरी हो जाते हैं. तब अब प्रॉब्लम यही है इम्यूनोसप्रेसेंट्स के साथ कि अगर हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स देते हैं जब पेशेंट्स को, तो ऑलरेडी टाइप 1 या जो भी डायबिटीज है, किसी भी टाइप का डायबिटीज है, उसमें हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है. सो हमको इन्फेक्शन प्रोन हो जाते हैं हम जब हमको टाइप 1 होती है, राइट. तो अगर हम ऊपर से इम्यूनोसप्रेसेंट्स भी दे रहे हैं तो
देयर इज अ वेरी मेजर प्रॉब्लम कि मतलब इम्यूनोसप्रेसेंट्स भी दे रहे हैं, बट ठीक है, देन अगेन इट इज अ मैटर ऑफ रिस्क बेनिफिट रेशियो कि हमें कितना बेनिफिट हो रहा है, उसके सामने हम कितना रिस्क ले सकते हैं. तो risk benefit ratio, of course, it is more of benefit only from this transplantation. But yes, these techniques are available और अभी डॉक्टर्स ट्राई भी कर रहे हैं, पेशेंट्स पे सक्सेसफुली जा भी रहे हैं उनके जो प्रोसीजर्स है वो. तो लेट्स होप, बट अगेन अगेन यहाँ पे भी कॉस्ट का थोड़ा, आई थिंक इट इज अ वेरी कॉस्टली अफेयर. तो अगेन दैट इज वन मोर ऑफ अ पॉइंट कि एक साथ मतलब इतना कितना हम स्पेंड करें एक टाइम पे, वो भी एक थोड़ा है प्रॉब्लम. दैट इज द एस्पेक्ट विद जो मैं हाईलाइट करना चाहता था. थैंक यू डॉक्टर शिवानी. या जो भी चीज आए वो होनी चाहिए कि लास्ट माइल में जो सबसे जो नीचे हमारी इकोनॉमिक लैडर में है वो भी अफोर्ड कर पाए. उसको जैसे जैसे आज मैं कहूँ, मैं एक DIY लूप कर रहा हूँ, काइंड ऑफ आई एम लूपिंग थ्रू माई, मैं अपने इंसुलिन पंप के अंदर अपनी ऐप के अंदर अपने कार्ब्स एंटर करता हूँ और बाकी मेरा लूप टेक केयर करता है. पर वो आज एक इंडिया जैसी कंट्री में एक एक्सेप्शन है. ये नॉर्म होनी चाहिए ये चीजें जब तक क्योर नहीं आता. और इसके लिए हमें YDF जैसी ऑर्गेनाइजेशंस की बहुत ज्यादा जरूरत है जो सेल्फलेसली काम करती हैं, जिन्होंने हमेशा अपने से आगे ऑर्गेनाइजेशन को रखा है, कॉज को रखा है. मैंने तो पिछले 6 साल में YDF के साथ यही सीखा है कि पर्टिकुलरली हमारे अनिल सर, जो कुछ भी हो जाए उन्हें गुस्सा आता ही नहीं है. मतलब ये हार्ड फैक्ट है. एक्चुअली वही मैंने कहा ना कि सबका साथ, अगर ये नहीं मिला होता ऑब्वियसली अकेला इंसान तो थकेगा. और बिल्कुल. जो गुस्सा होता है वो भी एक, ऐसा नहीं है कि किसी का नेचर हो जाता है, वो भी कुछ ना कुछ एक लैंग्वेज है, बताता है कि कहीं ना कहीं मैं वीक पड़ रहा हूँ, या कहीं ना कहीं मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ, या कहीं कुछ चीजें मुझे मिल नहीं रही. शायद मेरे साथ चलने वालों ने कभी मेरे को ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया. इवन पेरेंट्स हैं या मदर हैं, बच्चे हैं, जब भी मैंने उनके साथ कुछ शेयर किया है, इवन मैंने कभी ऑर्डर नहीं दिया, मैंने जस्ट शेयर ही किया है कि ये प्रोग्राम है, ये होना है, तो ऐसे खड़े हो जाते हैं, सर हम बेफिक्र रहिए, हमें हमारा काम बताइए, हमें कहाँ खड़ा होना है, हमें क्या करना है. और ये ऊपर वाले की वाकई ब्लेसिंग है हम पे कि हमारे साथ जो भी जुड़ रहे हैं लोग, इतने पूरे हार्ट से जुड़ते हैं. जैसे शिवानी मैम है, ज्योत्सना जी हैं, डॉक्टर सुमित मैम है, अंजू विरमानी मैम, मतलब लगता ही नहीं है वो हमारे साथ, कि हमें कभी फील ही नहीं हुआ कि हम किसके साथ बैठे हैं, किन से बातें कर रहे हैं. खुल के क्वेश्चंस पूछते हैं, हमें ये भी नहीं लगता कि वो हमें डांटेंगे, बल्कि उनकी डांट में भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं, टीचिंग्स, कि हमें वो समझ आए. जैसा अभी मैम ने बताया कि इम्यूनो सप्रेस, यानी कि इम्यूनिटी सप्रेस ड्रग्स मीन्स समझो कि आपकी इम्यूनिटी को कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है, रोक रहा है, तो आपको हो सकता है कुछ और इन्फेक्शन हो जाए. तो आपकी इम्यूनिटी बहुत बड़ी चीज है बॉडी में. तो ट्रायल जो चल रहे हैं, जो रिसर्च चल रहे हैं, जो हार्डवर्क चल रहे हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे ऐसे बेनिफिट्स के लिए चल रहे हैं कि हमें उसके बाद किसी चीज की आवश्यकता ना हो और किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, तभी चीजों में देर लगती है. अदरवाइज मैम, मैंने सुना है कि कई जगह तो हाँ पेनक्रियास ट्रांसप्लांट या स्टेम सेल हो भी रहे हैं, वो शायद किस बेनिफिट्स के लिए हो रहे हैं, किसके लिए नहीं हो रहे, हम कभी रुक नहीं करते उसकी तरफ जब तक कि हमें पूरी पैनल टीम से, डॉक्टर की पैनल की टीम से सहमति ना मिले कि ऐसा भी कुछ सक्सेसफुल चीजें चल रही हैं. क्योंकि एक छोटा सा हॉप, और कई ऐसे, जैसे हर्ष जी ने बताया कि कॉस्ट वेरी करता है, कि अगर किसी के पास फाइनेंस अच्छा है तो वो जल्दी से जल्दी कोई ना कोई ऐसा कदम उठाना चाहता है, पर इन फ्यूचर ऐसा ना हो कि वो कदम उसको आगे रियलाइज करे कि नहीं, ये मुझे जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए था. तो वेट करना चाहिए. बहुत इंडियंस हैं, बहुत दुनिया में कई बच्चे हैं जो वेट कर रहे हैं एक अच्छे टाइम का, एक अच्छे पीरियड का. तो हमें सबके साथ चलना चाहिए, बस अपनी सेहत को सही रखना चाहिए, इस चीज पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए. थैंक यू सो मच. आपने मैम बहुत अच्छा आज के प्रोग्राम्स को मेरा कर एक दिया. मेरा ये एक लास्ट क्वेश्चन है डॉक्टर अनिल, एक लास्ट क्वेश्चन. तो मैम, जैसे आपने बताया कि T1D डायग्नोसिस के 3 स्टेजेस होते हैं, तो इज देयर एनी रिसर्च और इज देयर एनीथिंग दैट हैज हैपेंड टू फॉर द अर्ली डायग्नोसिस ऑफ T1D पेशेंट्स इन द Yes. फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज? जी, एक्चुअली अर्ली डायग्नोसिस पे चल रहा है काम. मतलब मैं ज्यादा डिटेल नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मुझे ही नहीं पता है उस बारे में, बट मैंने इतना ही पढ़ा हुआ है कि अर्ली डायग्नोसिस भी चल रही है, बिकॉज वो जो ग्रुपिंग करते हैं HLAs के हिसाब से या जो जीन जेनेटिक्स के हिसाब से,
तो उस हिसाब से ये जो मैंने गैड एलन का जो फॉर्मुलेशन दिखाया ना आपको, उन लोगों ने किया हुआ है। इट इज डायमेड करके जो कंपनी है, इट इज इन यूएस, आई थिंक, या इट इज इन यूएस। तो उन्होंने ये करा हुआ है कि कैसे एचएलए के हिसाब से या कैसे जीन्स के हिसाब से उनको सेग्रीगेट किया जाए, क्योंकि वो क्रोमोसोम्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स विल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। वो भी एक एरिया है जो उन्होंने करा है, बट वो कैसे किया हुआ है मुझे नहीं पता है, मुझे भी पढ़ना पड़ेगा इस बारे में। और अर्ली डायग्नोसिस का भी दे हैव वर्क, बिकॉज उसके लिए आप टेप्लिजुमैब का जो है ना, उस पे थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको आएगा आइडिया। बिकॉज टेप्लिजुमैब का यही था कि उसको डिले कैसे करना है, तो ऑनसेट को डिले करने के लिए उनको फर्स्ट फेज या सेकेंड स्टेज का आइडिया होना जरूरी होना चाहिए। तो उन्होंने जरूर करा होगा ये, उसमें हमको मिल जाएगा, मैं भी पढ़ूंगी। आई ऑल्सो रीड, आई डोंट नो, आई एम सॉरी। आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड टू नो अबाउट दैट, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस जो है जैसे कि वाईडीएफ, इनका काम और बढ़ जाएगा कि जागरूकता फैलाना कि कैसे आप स्क्रीनिंग करवाइए। लाइक अगर आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं है, आप फिर भी हर बच्चे की स्क्रीनिंग कराओ ताकि पता चल जाए और होने से पहले पता चल जाए और हम उसको रोक सकें। या नहीं, मैं भी पढ़ती हूँ इस बारे में थोड़ा ज्यादा, एंड आई विल गेट बैक टू यू ज्योत्सना फॉर श्योर। एक बार और ऐसे अनिल जी, हम भी सही इस बार हाँ बात कर सकते हैं। एक्चुअली दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, ये कर सकते हैं बिल्कुल आगे स्क्रीनिंग के लिए कि कैसे नहीं, करना है। सही कहा ज्योत्सना जी ने। I, अगर इससे जितने जी भी I'll टाइप just 1 है add on. सारे एडवोकेट करना स्टार्ट कर देंगे। हाँ, और सबसे बड़ी चीज है कि डीके की कंडीशन से बच्चा बच सकता है, जो यस, कि दैट एक इज तरीके से थर्ड स्टेज से ही पता लगता है। और उस समय डॉक्टर्स के लिए भी काफी हार्ड हो जाता है, फैमिली हाँ, के लिए भी काफी सेंटिमेंटल इशू हो जाते हैं। Jyotsna, और इसमें I just want to add on कि ऑलरेडी जैसे what we are doing is ये जो स्टेज 1 बोलते हैं, that is the genetic risk, like शिवानी मैम ने बोला, वो HLA टेस्टिंग ऑलरेडी होती है। एंड there are some HLA types जिसमें higher they are at higher risk of developing type 1 diabetes, या but while उनमें type 1 diabetes होगा कि नहीं, दैट इज अगेन नॉट वेरी क्लियर। इसलिए जो टेप्लिजुमैब जिनको दिया गया एंड एफडीए ने अप्रूव किया, दैट वाज डन बिकॉज जब जिनमें एंटीबॉडीज ऑलरेडी डेवलप हो गई, तो जो ऑलरेडी 2 से ज्यादा जिनको एंटीबॉडीज थी, उनमें ये टेप्लिजुमैब दिया जा रहा है। But again, because it is such a costly affair, it is not possible for us to do it here. But बाहर की countries में already, because lot of things जो है insurance based भी होती हैं। अब I don't know वहाँ पे insurance रन कर रही है इस चीज को कि नहीं, but टेप्लिजुमैब उनको दिया जा रहा है जिनमें जो 2 से ज्यादा जिनको एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो जो रिक्रूटमेंट है दैट इज डिपेंडेंट ऑन कि रिलेटिव्स, अगर कोई रिलेटिव्स हैं जिनका रिस्क ऑलरेडी थोड़ा सा ज्यादा है, तो उनमें फिर चेक किया जाता है कि एंटीबॉडीज हैं कि नहीं। फिर 2 से ज्यादा जब पाई जाती हैं तो देन अगेन फिर वो टेप्लिजुमैब के लिए कैंडिडेट बन सकते हैं। ओके, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। सॉरी आपको मैंने इंटरप्ट कर दिया अनिल जी। मैम नहीं, नहीं, हमारे पास जवाब नहीं था एक्चुअली। तो बहुत सारी बच्चों अच्छी बातें हुई हैं आज। इट्स जी वेरी मैम। नाइस इन्फॉर्मेशन। मैम आप भी कुछ बताना चाहेंगे डॉक्टर सुमित अरोड़ा मैम हमारे दिसंबर के बारे में? हाँ जी, तो दिसंबर में हम लोग क्विज बेस्ड टॉक करने वाले हैं, जिसमें हम सारे बच्चों के लिए क्विज रखेंगे एंड वो जो विनर होंगे उनको स्पेशल गिफ्ट्स भी मिलने वाले हैं। सो देन जो भी आज तक कवर हो चुका है वो सारा किया जाएगा उसी क्विज में। सो आपकी जो एजुकेशन लेवल है उसको असेस किया जाएगा। सो आई होप कि आप थोड़ा ध्यान से सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं तो जाके वीडियो वापस जाके देख सकते हैं, सो दैट आपके क्विज के आंसर्स जो है वो अच्छे आए एंड देन विनर्स भी अच्छे अच्छे हमारे गिफ्ट्स मिले, जो अनिल जी हमें हेल्प करेंगे उसमें। बिल्कुल मैम। यस मैम, थैंक यू मैम। तो बच्चों अब एक एग्जाम का टाइम आ चुका है दिसंबर में। सबके एग्जाम मार्च में होते हैं, आपके दिसंबर में है। तो जनवरी से अब तक की जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं उसी में से कुछ ना कुछ आपसे पूछा जाएगा। और काफी अच्छे एक्साइटेड गिफ्ट्स आपके लिए ऑलरेडी तैयार हैं जो आपको ऑन मीटिंग्स दे दिए जाएंगे। तो तैयार हो जाएं, सभी प्रिपरेशन में लग जाएं। अभी 2 महीने हैं, दिवाली के साथ एंजॉय करें। छवि ने भी प्लान किया है, छवि चाहती है कि दिवाली की छुट्टी रहे, ऑनलाइन सभी एंजॉय करें।
बट हम 4 तारीख को एक ऑफलाइन सेशन कर रहे हैं, तो जो वाईडीएफ कैंप में ही होगा। सभी बच्चे, सभी जो आज की मीटिंग से हमारे जुड़े हुए हैं, हम चाहेंगे कि सभी आए, क्योंकि उसमें दिवाली के दिन जो मिठाइयाँ किस तरीके से मार्केट्स में अवेलेबल है, किस तरीके से हम अपने आप को उनके साथ सेफ भी रख सकते हैं, या किस तरीके से उनका यूज करना चाहिए, या दिवाली पे जो पॉल्यूशन है और काफी फालतू के खर्चे जो जाते हैं, किस तरीके से हम अच्छा और अच्छी सेफली और हैप्पी दिवाली सेलिब्रेट करें, उसके बारे में ये हमारा ऑफलाइन होगा। उस ऑफलाइन सेशन को हम ऑनलाइन करेंगे, जिसमें सभी लोग जुड़ सकते हैं। ये छवि प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर। तो वही जैसे कि सर ने बोला कि सेकेंड संडे नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट मंथली मीटअप होगा नवंबर का, उस दिन दिवाली है, तो सर ने बोला उस दिन छुट्टी देनी है। मैंने कहा तो ठीक है, हम फिर ऑफलाइन कैंप में हम बच्चों के लिए छोटा सा सेशन रख सकते हैं, जिसपे हम बच्चों को बताएं कि वो फेस्टिवल टाइम में अपनी डायबिटीज को कैसे मैनेज कर सकते हैं। एंड सारे बच्चों को ऑब्वियसली मिठाइयाँ खाना पसंद है, तो हाउ वी विल बच्चों को हम समझाएंगे और बताएंगे भी कि वो कैसे फेस्टिवल टाइम में अपना डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं, और मिठाइयाँ भी कैसी खानी है और कौन सी खानी है, और साथ ही साथ पोल्यूशन के वे में भी वो कैसे अपने आप को हेल्दी रख पाए। सो थैंक यू सो मच। इसी के साथ वी वुड लाइक टू एंड आवर टुडेज मंथली मीटअप। एंड सर एक बारी आप प्लीज अगर पीपीटी शो कर देंगे तो। हाँ जी, हाँ जी। सो आई वुड लाइक टू थैंक फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो आज की मॉडरेटर्स एंड ऑर्गेनाइजर्स की टीम है, मिस अमृता रूपानी एंड मी माई सेल्फ, मैं भी थैंक यू लेना चाहूंगी, अंजू मैम, अनिल सर एंड इशिका। एंड नेक्स्ट इज मिस हिमानी, आई वुड लाइक टू इनवाइट हर क्योंकि वो आज का वोट ऑफ थैंक्स करेंगे। सो मिस हिमानी प्लीज टेक फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच। Thank you, Shavi. I would like to thanks to all the participant and speaker and सारे बच्चे जिन्होंने आज की Zoom meeting को join करा। And first of all, I would like to thanks Miss Jyotsna Rangeen ma'am, जिन्होंने आके अपने अडल्टहुड के बारे में हमें बताया, कैसे उन्होंने फेस करा अपने डायबिटीज को, और कैसे उन्होंने एक अच्छे से डायबिटीज को मैनेज करा और वो आगे बढ़े मैम। और उन्होंने सारे बच्चों को आज यहाँ पर योगदान में आके बहुत अच्छे से इंस्पायर करा है। होप सारे बच्चों ने उनके डिस्कशन को बहुत अच्छे से सुना होगा, उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, और बच्चों ने इंस्पिरेशन ली होगी मैम से। तो थैंक यू मैम आपका वाईडीएफ में आने के लिए। एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स डॉक्टर शिवानी देसाई मैम, जो कि हमेशा हमारे साथ वाईडीएफ के साथ रहते हैं और हमारे को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। जैसे मैम ने आज इस बार के टॉपिक के लिए मैम ने इतनी अच्छे से रिसर्च करी थी, और मैम ने हम सबके साथ डिस्कस करा और हमारे को और टाइप 1 डायबिटीज के बारे में डेप्थ में बताया। थैंक यू मैम। And I would like to thank Dr. Sumit Arora sir, Sumit Arora ma'am, जो हमारे साथ जुड़ी हुई थी, और पहले भी मैम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और मैम ने हमारे को क्वेश्चन आंसर्स में हेल्प करी। और आई वुड लाइक टू थैंक्स टू मैम कि वो आए और हमारे वाईडीएफ के साथ जुड़ी। मिस्टर हर्ष कोहली सर हमेशा से ही हमारे साथ सर रहे हैं, और एक खुद टाइप 1 के साथ एक पेरेंट्स, एक बच्चे के भी फादर है जिनको टाइप 1 है, और सर हमेशा से ही हमारे को सपोर्ट करते हैं और हमें आगे से आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। सो थैंक यू सर फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ वाईडीएफ। I would like to thanks Dr. Sanjay Singh sir, जो एक YDF के ही साथ जुड़े हुए थे स्टार्टिंग से, और अब सर एक डॉक्टर बन चुके हैं। सो ये बाकी सारे YDF किड्स के लिए एक इंस्पिरेशन है, एक मोटिवेशन है कि आप टाइप 1 डायबिटीज के साथ भी अपनी लाइफ को मैनेज करके और अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। सो थैंक यू सर। हिमानी, मैं
जानना चाहूंगा अभी मैम हैं डॉक्टर सुमित अरोड़ा मैम, आप एक वीडियो डिस्प्ले करना चाह रहे थे, बिकॉज वी हैव टाइम, अगर आप चाहें, अगर वो हो गया है तो। जी हाँ जी, हाँ जी, वो अभी जस्ट काम किया तो डेफिनेटली। तो मैम शेयर करेंगी स्क्रीन? नहीं, वीडियो नहीं, वो जस्ट मेरा वीडियो में इशू आ रहा था, तो इट वाज जस्ट वो अच्छा अच्छा वीडियो अच्छा, ऑफ हो गया था, तो दैट्स व्हाट। नहीं, ऐसा कुछ वो नहीं है। I ओके, think आई थॉट कि कुछ बच्चों के लिए वीडियो है। नहीं। चलिए बच्चों, हिमानी एक छोटी सी चीज बच्चों के साथ शेयर कर लेते हैं, और इवन Yes. बच्चे की सभी डॉक्टर्स के साथ जो आज सभी हमारे पैनल में रहे हैं, और एक्चुअली सुचि मैम ने हमें गाइड किया था कि अनिल जी जब भी मीटिंग्स की एंड हो तो बिल्कुल शेयर क्या करें। ये हमारी योगदान फाउंडेशन की वेबसाइट्स है, अगर बच्चे किसी भी तरीके से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, गेट इन्वॉल्व में जा सकते हैं। नए बच्चे चाहे इंडिया में कहीं भी हो, इसमें आकर के अपना एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर सकते हैं, और जो उनकी रिक्वायरमेंट है या वो जो वाईडीएफ के साथ एज ए वॉलंटियर करना चाहते हैं, वो गेट इन्वॉल्व में जाकर के रजिस्टर कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं, ताकि हम एक दूसरे का काफी अच्छा बेनिफिट उठा सकें। बाकी डोनेशन के लिए, डोनेशन में आप डोनेट नाउ पे जब क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुल जाएगी, जिसमें हमारे पास अलग अलग मॉनेटरी टाइप की भी हम डोनेशन जैसे स्वीकार करते हैं, जैसे इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट्स और सोसाइटी। और सेकेंडली आप डायरेक्ट डोनेशन के पेज पे जाकर के भी आप डोनेट कर सकते हैं। इसमें आप अमाउंट डालेंगे और फिर अपना फोन नंबर, अपना ईमेल, नाम और पैन नंबर जरूर डालें। अपना एड्रेस डालेंगे तो आपके पास रिसिप्ट कोरियर हो जाएगी, और फिर आप आगे वो फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज की मीटिंग्स को अ, यहाँ पे समाप्त करते हैं। और जितने भी बच्चे हैं, मुझे लगा है बच्चों शांत होने की जरूरत नहीं है, हर चीज नहीं है हमारे लिए। वाईडीएफ के साथ जुड़े रहें, ताकि वाईडीएफ अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आप तक पहुंचा सके, और वो सारी इंफॉर्मेशन हम कोशिश करते हैं कि वो ही हो, जेन्युइन हो, ताकि आपको किसी भी तरीके से दाएं बाएं भटकना ना पड़े, और अपने टाइप 1 को अच्छा मैनेज करने में आप आगे बढ़ सके। यस, एक बार क्लैपिंग करें, और क्लैपिंग के साथ आज क्लास को आप फिनिश करें। थैंक यू मैम, थैंक यू डॉक्टर शिवानी मैम, ज्योत्सना मैम, हर्ष कौली जी एंड सुमृत अरोड़ा मैम, डॉक्टर अंजू रवानी मैम। यस बच्चों, यू ऑल आर अनम्यूट। अपने आप को पहले अनम्यूट कर लें सभी, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देनी चाहिए। आपकी तालियों से पता लगेगा कि आप कितने आज एक्साइटेड हैं, खुश हैं, और आपका थैंक्स है कितना बड़ा। थैंक यू मैम। तो इसी तरह एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, और दिसंबर में, जैसे डॉक्टर सुमिता अरोड़ा मैम ने कहा कि क्यूज प्रोग्राम है, सारे वीडियोस को देखें, नोट करें, कुछ पॉइंट्स हो सकता है पहला हाथ आप का उठे। मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ के बच्चे कनिष्का, और जो हमारा मौलाना आजाद हॉस्पिटल है, वहाँ पे क्विज का प्रोग्राम हुआ था, और छोटी बच्ची थी, वो करीबन 7 साल की, और उसने पहला प्राइज जीता था। तो प्राइजेस हमारे पास वहीं से स्टार्ट हो गए थे। तो आप भी काफी एक्साइटेड, प्राइजेस आपका वेट कर रहे हैं, आपको विन करना है और जीतना है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू अजय, थैंक यू जसना, थैंक यू सुमित अरोड़ा, थैंक यू।